और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। जी हाँ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, हो सकता है मेरी किडनी भी निकाल लें। मैंने यहाँ एक मरीज का रात में मर्डर होते देखा है। मुझे लग रहा है कि उसकी किडनी और अन्य अंग निकाले जा रहे हैं। यहाँ नशे की दवाइयाँ दी जाती हैं, गर्दन में पट्टा बांधा जाता है, तरह तरह की यातनाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। बहन, मुझे यहाँ से निकाल लो वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये शब्द है एक कोरोना मरीज के, जिसकी मौत के बाद उसकी बहन के साथ उसका चैट वायरल हो रहा है। परिवार के लोग की शिकायत पर सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री और सीएमओ को पत्र लिखकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। परिवार के लोगों ने सीएमओ, डीएम और पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी है। मामले में अब जांच बैठा दी गई है। राजधानी में 2 मेडिकल कॉलेजों ने कोरोना मरीज के साथ जो कुछ किया, उसकी हर तस्वीर से पर्दा उठाएंगे हम अपने खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में। लेकिन उससे पहले आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी के 2 बड़े अस्पतालों पर गंभीर आरोप। 2 बड़े अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप। इंटीग्रल और एरा मेडिकल कॉलेज पर आरोप। इंटीग्रल एरा मेडिकल के खिलाफ जांच के आदेश। सांसद कौशल किशोर ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जांच के लिए लिखा था पत्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज पर मानव अंगों की तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने मामले में जांच करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पत्र में सांसद ने एक शिकायतकर्ता के हवाले से संदेह जताया है कि मृत मरीजों को कोरोना पॉजिटिव बताकर मानव अंगों की तस्करी की जा रही है। सांसद ने इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल कॉलेज पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि संक्रमित बताकर मरीज के शरीर से अंग निकालकर मानव अंगों की तस्करी का खेल चल रहा है। शिकायती चिट्ठी के अनुसार लखनऊ के चिन्हट कोतवाली थाना क्षेत्र के पक्का तालाब निवासी शिव प्रकाश पांडे ने उन्हें अवगत कराया है कि इंटीग्रल हॉस्पिटल कुर्सी रोड लखनऊ और एरा मेडिकल कॉलेज हरदोई रोड द्वारा इलाज के दौरान साजिशन उनके पुत्र आदर्श कमल पांडे को जानबूझकर मार डाला गया। संदेह है कि इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों को कोरोना पॉजिटिव मरीज घोषित कर उनका मृत शरीर परिवार को न देकर उसके अंग निकालकर मानव अंगों की तस्करी का घृणित खेल खेला जा रहा है। इस प्रकरण पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए जांच कराकर अभियोग पंजीकृत किया जाए। के पेशेंट का ऑपरेशन करने का मतलब कोई मानव तस्करी से, मानव अंगों से जुड़े हुए तस्करी से कोई इशू रहा होगा, जिसके कारण जो है उनको ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर डाल करके और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनकी जो डेथ हुई है उसमें कोई ना कोई साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था और मिला भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं और उस पर जांच शुरू हुई है। अब निश्चित तरीके से जो सच बात है, दूध का दूध पानी का पानी निकल कर के सामने आ जाएगा। अगर कोई दोषी है तो निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें, चिन्हट के पक्का तालाब निवासी 27 साल का आदर्श कमल 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। कमल के चाचा ने एक डॉक्टर की सलाह पर 15 सितंबर को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
कमल ने अपनी आंखों के सामने वहां कई मरीजों के साथ गलत होते देखा। कमल ने आशंका जताई कि वहां मानव अंगों की तस्करी होती थी। वह इसका गवाह बनना चाहता था। अपनी बहन से हुई चैट में इन बातों का जिक्र उसने किया था, जिसके बाद धीरे धीरे कमल को सामान्य वार्ड से आईसीयू व वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया गया। 22 सितंबर को उसने अपनी बहन से खुद की हत्या की आशंका जताई। उसी रात करीब 12 बजे उसकी बहन ने किसी तरह भाई को दूसरे निजी मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया। आरोप है कि पहले मेडिकल कॉलेज ने साजिश के तहत यहां पर भी फोन कर दिया। लिहाजा 3 दिन रखने के बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज ने 26 सितंबर को सुबह घर वालों को बताया कि मरीज ठीक है, उसके सारे अंग काम कर रहे हैं। फिर 15 मिनट बाद दोबारा फोन करके कहा कि अब आदर्श नहीं रहा। परिवारजन का आरोप है कि आदर्श की हत्या की गई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और जनप्रतिनिधि भी हरकत में आ गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई खुद को बचाने के लिए 2 अस्पतालों ने कमल को मौत के घाट उतार दिया, या कमल कोरोना का शिकार बन गया। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो यही बहुत बड़ी बात है। राजधानी के 2 बड़े अस्पतालों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप छोटे मोटे नहीं हैं, ये मानव अंगों की तस्करी के आरोप है। जी हाँ, इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल के खिलाफ जांच के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए हैं, लेकिन इस बीच सवाल कई और भी हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। सुबह बोलेगा में अपनी बात रख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त युक्ता पांडे जो कि पीड़िता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये आपको बता दें कि कमल पांडे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बहन है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, खासकर इन 2 हॉस्पिटलों को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अंग तस्करी पर आखिर कब लगाम लगेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 2 बड़े अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप है। इंटीग्रल और एरा मेडिकल कॉलेज पर यह आरोप है। इंटीग्रल एरा मेडिकल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सांसद कौशल किशोर ने सीएम को चिट्ठी लिखी थी और मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जांच के लिए पत्र लिखा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि राजधानी जो उत्तर प्रदेश, जो सूबे की राजधानी है, जहां पर तमाम अधिकारी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं, वहां के हॉस्पिटलों में डर नहीं है। और कोरोना के मरीजों के साथ वहां के डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल किस तरह से पेश आ रहे हैं, इसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। कोरोना वार्ड के अंदर आखिर क्या चलता है। मैं मानता हूं बहुत सी जगहों पर मरीज बेहतर स्थिति में, लेकिन इन्हीं जगहों में से बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर वार्डों के अंदर क्या चल रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और जो कुछ कहना कोई चाहता है, जैसा कि कमल पांडे बहुत कुछ कहना चाहते थे, 22 सितंबर की हत्या की आशंका वो जाहिर करते हैं। उसके बाद 25 सितंबर को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि नहीं वो ठीक है। उसके बाद 15 मिनट बाद फ़ोन आता है कि अब कमल पांडे इस दुनिया में नहीं रहे। समझने की कोशिश करिए, मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। फिलहाल नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रख ली। फिलहाल युक्ता पांडे जी, सबसे पहले आप क्या कहेंगी, ये जो 2 हॉस्पिटल हैं जिस पर अंग तस्करी के, मानव अंग तस्करी के आरोप रख रहे हैं, आपके भाई इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहते थे, वो गवाह बनना चाहते थे, लेकिन शायद आपसे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बातें बताई होंगी। मैं चाहूंगा कि इस वक्त आप देश और दुनिया को तमाम बातें बताएं। युक्ता पांडे जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच गई। समझ नहीं पा रही हूँ क्या कहूँ मैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जांच के आदेश जो हुए हैं उस पर एक उम्मीद कहीं ना कहीं मेरी जग गई है कि अब हमें न्याय मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने तय किया था इस लड़ाई को लड़ने से पहले कि देर है अंधेर नहीं है। और जब मैं सांसद जी के पास गई और मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने एक चीज़ ही बोली थी कि समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो
तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे योगी जी के न्याय पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने मुझसे डायरेक्ट मिला है 20 नवंबर को, माननीय सांसद कौशल किशोर जी की मदद से हम उनसे मिले थे, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन अधिकारियों को आदेश हुआ है इसमें कार्रवाई के लिए, जांच के लिए, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसमें ये निष्पक्ष जांच करे। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा, तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस पर वो निष्पक्ष जांच करे। लेकिन कहीं ना कहीं कल मेरे भाई को इस दुनिया से गए 2 महीने हो जाएंगे, और 2 महीने में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और योगी जी ने संज्ञान लिया है और इस पर टीम गठित की है जांच के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो मैंने एक मुद्दा उठाया था कि मेरे भाई के 2 फ़ोन हैं, मुझे वापस किए जाएं, तो वो फ़ोन तो क्या, इस हॉस्पिटल की असलियत अब सामने आएगी कि किस तरह से ये कोरोना की आड़ में युवाओं को मारकर उनके ऑर्गन्स निकाल रहे हैं और उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं। तो बस मैं योगी आदित्यनाथ जी का आभारी व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा। युक्ता पांडे, जब आपके भाई जो है कमल पांडे जब हॉस्पिटल में थे, तो जब आपकी बात होती होगी फ़ोन के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से, तो वो किस तरह की बात बताते थे कि उन हॉस्पिटल के वार्डों में क्या चल रहा था, किस तरह से मरीजों को परेशान किया जा रहा था, किस तरह से यातनाएं दी जा रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे भाई से कहीं ना कहीं मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत मेरी बात हुई थी। और जब 15 सितंबर को वो इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो मेरी 16 को बात हुई थी लास्ट, और 17 उसके बाद से मेरी बात उनसे हो ही नहीं पा रही थी। तो मैं लगातार गुहार लगा रही थी हॉस्पिटल के हेल्पलाइन डेस्क पे कि मुझे मेरे भाई से बात करा दे, या एक वीडियो कॉल करके मुझे शक्ल दिखा दे कि मेरा भाई किस हाल में है। तो लगातार वो मुझे भ्रमित करते रहे और सिर्फ यही कहते रहे कोरोना पॉजिटिव को फ़ोन पे बात करना अलाउ नहीं है, वो सोते रहते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मैंने एक बार कहा कि तुम बात नहीं करते हो, सोते रहते हो, हम लोग परेशान हो जाते हैं, मम्मी भी बहुत परेशान हो जाती हैं। तो उसने कहा था पता नहीं खाने में क्या ऐसा नशीली चीज़ें देते हैं जिससे नींद आ जाती है। मतलब पेशेंट सुन्न होकर सिर्फ पड़ा रहता था, वो किसी लायक का नहीं होता था। लापरवाही में काढ़ा गर्म पानी नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे, डॉक्टर खुद नहीं आते थे, वहाँ के स्टाफ को कंपाउंडर वगैरह को भेज देते थे, वही देखते थे, चेक करते थे, उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती थी। हालांकि डॉक्टर को आना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर नहीं आते थे। उसको जरा सी प्रॉब्लम होती थी तो कॉल करता था, लेकिन कोई डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाता था। एक दिन मुझे याद है मेरे भाई को यूरिन में ब्लड आ गया था, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा वहाँ पे कोई डॉक्टर आए तो आप उससे बोलो कि ऐसी चीज़ें हो गई, क्योंकि इसको हम नॉर्मली नहीं ले सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि जब उसने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने एक जवाब दिया था कि वहाँ पे स्टाफ है, आप उनको बताओ, बार बार मुझे फ़ोन करके ये परेशान ना करो। इतनी गंदी तरह से वो लोग बात करते थे। कहाँ का स्टाफ, लेकिन जब मेरे भाई ने ये सारी चीज़ें देखी थी कि यहाँ पे अंग तस्कर, ये इंटीग्रल के हॉस्पिटल में डॉक्टर ज्योति हैं, एक फीमेल, वो टेक्नीशियन है, वो बहुत गंदी तरह से बात करती हैं। और उन्होंने एक बार ऑक्सीजन जबरदस्ती इनको लगाया था जब इन्होंने ये अंग तस्करी जैसे चीजें देखी थी, तो इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया था। तो मेरे भाई ने बोला मुझे पिंच हो रहा है, आपने जो पट्टा बांधा है गले पे, मुझे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने उठा के बहुत गंदे लहजे में एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अगर ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हो तो उठा के बाहर फेंक दो इसको। बहुत गंदी तरह बात की थी और वो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, और वो सब मैंने जितनी चीज़ें मेरे भाई के साथ हुए सब मैंने योगी जी के सामने पेश किया। और एक सवाल और था कि जाते जाते इंटीग्रल वालों ने जब एरा रेफर किया था तो उनके नेक पे एक इंजेक्शन लगा दिया था। नॉर्मल पेन किलर आपके हाथ पे लगते हैं, कमर पे लगते हैं, गर्दन पे कौन सा पेन किलर लगता है? वो एक्चुअली पेन किलर नहीं था, वो स्लो पॉइजन था, जो कि एरा में जब जैसे ही वो गए और वहीं पे उनकी स्लो पॉइजन से डेथ हो गई। ठीक, मैं आऊंगा। कुछ दर्शक, चंद्र प्रकाश, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उस हॉस्पिटल पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जी को चाहिए कि अपने संज्ञान में ले और तुरंत प्रभाव से जो डॉक्टर ने ऐसी हरकत करी है, जिस हॉस्पिटल में ये हरकत हुई है पांडे जी के साथ, उस हॉस्पिटल का लाइसेंस ही रद्द करना चाहिए, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने से रहेगी। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 महीने पहले मेरे को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो मैं जिस हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहां मैं गया।
तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि भाई आप जो है पहले अपने पापा का कोरोना टेस्ट कराओ। तो हमने कहा मेरे तो थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आप हार्ट बीट को इलाज करो, कोरोना मेरे को है ही नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता, मैं बुजुर्ग आदमी सिर्फ घर में रहता हूँ। नहीं, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। मेरे बेटे ने मेरे को हाथ पकड़ा और हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए। ये तो तरीका है सर हॉस्पिटल वालों का। और फिर अंग तस्करी का जो आपने भयानक एक मुद्दा बताया है, ये तो दिल को एक तरह से जख्म सा पहुंचता है सर। मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी जो जिसकी आयु 67 साल है, वो तो हॉस्पिटल में जाते हुए डरेगा। और मैं अपने संतान के बगैर तो मतलब मैं हॉस्पिटल दवाई भी अगर लेनी पड़े तो मैं नहीं जा सकता। कारण क्या है, मेरे में घबराहट होगी, कहीं मेरे को कोई पॉइजन इंजेक्शन ना दे दे। इस तरह से जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके ऊपर योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए। और योगी जी संज्ञान लेंगे, क्योंकि आपका जो चैनल है जो ज्वलंत मुद्दों को उठाता है और बड़ी गंभीरता के साथ उठाता है और उसको मुकाम तक पहुंचाता है। आपके चैनल की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आप मुद्दे को खाली उठा करके और खाना पूर्ति नहीं करते, उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि के चैनल के माध्यम से योगी जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। और मेरी मांग ये है योगी जी से कि इस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो खबर आई है हमारे पास, और इस वक्त हमारे साथ युक्ता पांडे भी हैं जिन्होंने अपना भाई खो दिया है। और ये वास्तव में खबर हैरान कर देने वाली है, जहां पर अंगों की तस्करी की जाती है। युक्ता पांडे जी को आपने साफ तौर पे सुना, उन्होंने पूरी जो तस्वीर है, खासकर इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल कॉलेज के बारे में जो तस्वीर उन्होंने रखी, उनके पास ऑडियो टेप्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं और साथ ही साथ टेक्स्ट मैसेजिंग भी हैं, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने रखा है। और कार्रवाई की बात एक तरफ आ रही है, लेकिन इन सब के बीच उमेश जैन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो नर्सिंग होमों का हाल है वो बहुत बुरा है। वहाँ पर पैसे लेकर भी सही इलाज नहीं कराया जाता और लापरवाही बरतते हैं, पैसे तो पूरे ले लेते हैं, फिर भी मरीज की जिंदगी नहीं बचती है। इससे बहुत बुरा हाल हो रहा है और कोई ने रोकने टोकने वाला नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के, नेताओं के नर्सिंग होम है, इसकी वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। युक्ता पांडे जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके भाई को स्लो पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया है। सीधे तौर पर आप हत्या का आरोप लगा रही हॉस्पिटल पे कि हत्या की गई है आपके भाई की। युक्ता पांडे जी क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से हत्या का आरोप लगा रही हूँ और उन्हें मारा गया था क्योंकि वो एक हिसाब से सरकारी गवाह था और अगर वो बाहर निकलता तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भांडा फोड़ कर देता और वो कहीं ना कहीं इन हॉस्पिटल की पोल भी खोल देता, क्योंकि यहाँ पे उसके फोन में जो फुटेज था, क्लिप था अंग तस्करी का, जो एक लड़के को मारा था जिसका वो गवाह था, तो उन्हें इस हॉस्पिटल वालों को इसी बात का डर था। क्योंकि जब मैं रात के 12 बजे जफर इद्रीस बैठे थे और मेरी बहस हो रही थी तो वो लगातार प्रेशर इसी बात का डाला था। युक्ता पांडे, जो क्लिप के जिक्र आपने किया, उस क्लिप में क्या कुछ था उस क्लिप में? क्लिप में उसने वीडियो बनाया था जो 20 तारीख को एक लड़के को मारा गया था, तो वो वीडियो बनाते हुए वहाँ के स्टाफ ने उन्हें पकड़ लिया था। इसी वजह से वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर पे डालकर क्या वो एक वीडियो बहुत आपने देखा क्रिटिकल था? पेशेंट बना दिया क्या युक्ता पांडे जी, क्या वो वीडियो आपने देखा था? नहीं। क्या ये वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया? मैंने सब कुछ रखा है और मैं अभी दूध का दूध
जी जी, ये बात मैंने योगी जी के सामने रखी है और मैंने उनसे बोला है और मैंने सबूत के तौर पे सीडीज उनको भेजी थी जिसमें मेरे पास जो भी सबूत मैंने अभी तक मीडिया को दिया या जहाँ पे भी दिया अधिकारियों को, वही चीज मैंने योगी जी के सामने रखी और उन्होंने मेरे सामने ही जांच के आदेश दिए थे कि इस पे जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर जरा से भी गलती निकलेगी तो तुरंत एक्शन होगा, उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे मेरे सामने। और भी जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल कॉलेज के बारे में, जहां पर खासकर आपके भाई का भी उनका भी कहना था कि इन हॉस्पिटल में प्रताड़ना दी जाती है, लोगों को मारा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, और आप सबूतों की भी बात कर रही हैं। मैं ये जानना चाहिए, क्या और भी परिवार हैं जिनके साथ उस हॉस्पिटल में गलत व्यवहार किया गया, उन्हें परेशान किया गया? क्योंकि आप क्लिपिंग की बात कर रही हैं, आप चैट्स की बात कर रही हैं, क्या अभी और भी कुछ लोग हैं जिनसे आपका राब्ता हुआ हो और इस पूरे मामले पर उन्होंने भी अपनी बात रखी हो, आपसे अपने इस बारे में कुछ बताया हो सकता है कि वो सामने नहीं आना चाहते हो, कुछ आपसे बताया हो? जी जी जी, मैं एक दिन आई थी जब यहाँ पे आपके स्टूडियो पे, तो मैंने एक चीज के न्यूज पे ही रखी थी कि सिर्फ मेरा ही इकलौता केस नहीं है, ये कई परिवारों का मामला है और लगातार ये सिर्फ 4 परिवार मेरे साथ टच में हैं जिनके साथ ये सारी चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर था कि उन पे कोई भी गलत चीज ना हो जाए या उन पे कोई हमला ना हो जाए, तो उन्होंने ये सारी बातें डर से सामने नहीं रखी। लेकिन ये 4 परिवारों के साथ लगातार हुआ है। अभी बीते 1 हफ्ते पहले मुझे लगातार धमकियां आई कि जिस दिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिली थी 20 तारीख को, और मुझे अश्लील उस पे मैसेजेस आए थे, अश्लील मैसेजेस क्या, उसमें मुझे गालियां पड़ी थी। और वो मैं आऊंगा इन लोगों के बारे में भी जिक्र करूंगा जो आप युक्ता पांडे जी आपको और आपके परिवार को धमकी दे रहे। कौशल किशोर बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कौशल किशोर जी, कोरोना मरीजों को अस्पताल में मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि आपने उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। युक्ता पांडे जी जो पीड़िता हैं, जिन्होंने अपना भाई खोया है, वो भी इस वक्त हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर हैं। एरा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर रख रही हैं, इंटीग्रल हॉस्पिटल की जो है वो तस्वीर रख रही हैं। दर्शक भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आप सर क्या कहेंगे, मैं जानना चाहूँगा। ऐसा है कि मेरे पास जो है युक्ता पांडे और उनके चचा जेपी पांडे आए, तो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं वो जेपी पांडे। तो युक्ता पांडे का भाई आदर्श कमल पांडे कोरोना पेशेंट थे, उनको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कोविड-19 का सेंटर था, वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ उसने उनके कथनानुसार उसने एक वीडियो बनाया कोविड के पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा था। उसने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो से वो लोग घबरा के उसका मोबाइल भी छीना और उसको ठीक था वो, उसने वीडियो जारी किया कि मैं ठीक हूँ और मुझे यहाँ का जान का खतरा, उसको वेंटिलेटर पे जाके एडमिट कर दिया जबरदस्ती, और फिर उसको वहाँ एरा हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर कर दिया, जहाँ उसकी 26 सितंबर को मौत हो गई। और मौत होने के 10 मिनट पहले एरा हॉस्पिटल से फोन आया था युक्ता पांडे जो उसकी बहन है कि मेरा आपका भाई पूरी तरीके से ठीक है और ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक हो गया। फिर 10 मिनट बाद खबर है कि नहीं वो तो खत्म हो गया है। तो युक्ता पांडे का, उनकी बहन का, उनके पिताजी का, उनके चाचा का आरोप है कि जो आदर्श कमल पांडे है उसने कोरोना पेशेंट का वीडियो बनाते हुए देखा, मैं ऑपरेशन करते हुए वीडियो बनाया, जिसकी वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ। और इसलिए उन्होंने जांच की मांग की। इस संबंध में उन्होंने मुझे लेटर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा इस संबंध में, और फिर मैंने उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया भी अभी 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने जांच के आदेश उत्तर दे दिए हैं। अब उसकी जब जांच शुरू हो रही है तो उसमें निश्चित तरीके से पता चलेगा जांच पहुंची है, कहाँ तक जांच पहुंची है। कौशल किशोर जी, पत्र आज दे दिया गया है, हकीकत सामने है, जांच कहाँ तक पहुंची, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? आज ही जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए हैं, आज ही आदेश किए गए हैं, अब जांच इसकी शुरू होगी। लेकिन कौशल किशोर जी, राजधानी लखनऊ जहाँ पे प्रशासनिक अमला बैठता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, हम 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य सचिवों की सुना करते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ये तस्वीर है
इंटीग्रल हॉस्पिटल की, एरा मेडिकल कॉलेज की युक्ता पांडे हमारे साथ बैठी हुई हैं। आप भी जिम्मेदार हैं, आपने भी पत्र लिखा है, मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन इन सब के बीच ये सब कुछ पूरा घटनाक्रम बहुत लंबे वक्त से चल रहा था। एक परिवार को मरीज से बात नहीं करने दिया जा रहा था, ना वीडियो कॉल पे ना कॉल पे बात करने दिया जा रहा था, और उन सब के बीच बहुत कुछ उस हॉस्पिटल में हो रहा था। लखनऊ का प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था, ये तमाम अधिकारी उस वक्त क्या कर रहे थे? देखिए, अब अधिकारियों को इन लोगों ने कितना बताया नहीं मुझे पता। मुझे भी तभी ये बात मालूम हुई जब उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कई दिन बाद जब ये जेपी पांडे जो हमारी पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस घटना को बताया और तब वो मेरे पास आए, तब मुझे भी इस संबंध में जानकारी हुई। तो मैंने कहा निश्चित तरीके से जो आप चाहते हो उसकी जांच कराई जाएगी, उसमें हमसे जो भी चाहोगे हम उसमें मदद करने का काम करेंगे। तभी मैंने उसमें पत्र लिखने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का भी काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासनिक तबके को हो सकता है ये बात न मालूम हुई हो, और जब उनको बताया जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इन लोगों ने थाना ठाकुरगंज में इस संबंध में एक FIR के लिए तहरीर दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और शायद मैं चाहूंगा कि युक्ता पांडे जी भी बैठी हुई, उनसे भी इस चीज को लेकर भी मैं चाहूंगा जवाब ले लूं। आप बने रहिए हमारे साथ, कौशल किशोर जी। युक्ता पांडे जी, जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जैसा कि आपने बताया, बात नहीं करने दी जा रही थी, वीडियो कॉल पे बात करने दी नहीं जा रही थी, आपको सब कुछ पता लग रहा था कि उस हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटलों में क्या कुछ चल रहा है। इसको लेकर क्या आपने किसी से शिकायत की थी, किसी जिम्मेदार से बात करी थी, वहां से क्या जवाब मिला था, इसके बारे में भी बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सांसद कौशल किशोर जी का आभार करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहूंगी कि इतना मेरी लड़ाई में मेरा इतना साथ दिया और सच का साथ दिया। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगी कि मैं ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां मैं खटखटाई नहीं थी। मैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जयप्रकाश दरवाजों का नाम बता दीजिए, वो कौन कौन से दरवाजे थे? युक्ता पांडे जी, मैं चाहूंगा कि अधिकारी, जिन अधिकारियों के पास गई, जी सबसे पहले, हाँ बताइए जी। सबसे पहले तो मैं जहाँ की निवासी हूँ, चिन्हट थाने में मैंने ये सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारे एरिया का मामला नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब मुझे धमकी आई थी WHO के नाम से कि जो तुम्हारे भाई का हाल हुआ वही तुम्हारा हाल भी होगा, तो मैंने कहा था एक धमकी की रिपोर्ट तो कर सकते हैं क्योंकि ये आपके क्षेत्र का मामला है। वो भी उन्होंने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इंटीग्रल हॉस्पिटल में जो थाना लगता है गुडम्बा, आप वहां जाइए। जैसे ही हम गुडम्बा थाने पहुंचे, वहां पे SHO RP सिंह थे। उन्होंने एक चीज बोली थी कि CMO चाहेगा तभी होगा इस पे FIR दर्ज, हम ले ही नहीं सकते। उन्होंने मेरी कंप्लेन लेने तक से इनकार कर दिया। फिर हम ठाकुरगंज थाना गए जहाँ पे भैया की डेथ हुई थी, एरा हॉस्पिटल वाले, वहां पर भी उन्होंने 0 स्तर से FIR ले ली थी, लेकिन उसकी कोई कॉपी नहीं दी थी। और हालांकि वहां के जो चौकी प्रभारी हैं उन्होंने इस पे जांच के लिए मुझे आश्वासित भी किया था और हमारा पक्ष नहीं सुना था, एरा हॉस्पिटल का पक्ष सुना था। फिर हम DM के पास गए, CMO के पास गए, कमिश्नर के पास गए और कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक के पास गए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम सांसद जी के पास गए थे और जिस दिन सांसद जी ने लेटर लिखा था उस दिन से मुझे लगा था कि अब शायद कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलेगा। और सांसद जी ने भी बोला था कि देर है अंधेर नहीं है, और आज कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी उनका। कौशल किशोर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सांसद साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कौशल किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं चाहूंगा कि एक बार उनको फिर से जोड़ा जाए, बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on
Academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS एजुकेशन ग्रुप. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है. तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों. जरूरतमंदों की मदद करें. कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें. हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. निजी अस्पतालों में अंग तस्करी चल रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीर कह रही सूबे में, ये रिपोर्ट कह रही, जो हमने आपको दिखाया. युक्ता पांडे साफ तौर पे कह रही हैं. सांसद भी हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे, वो भी साफ तौर पे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा गया है, जांच के आदेश इस पूरे मामले पे दे दिए गए हैं. अकरम हमारे साथ इस बीच एक दर्शक हैं. अकरम अपनी बात को रखें. हेलो जी अकरम बोलें. सर, इसमें हमने महमूदपुर में तमाम सारे लोगों को समझा दिया, मगर कोई भी मास्क के ऊपर और कोरोना पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. हमने जब पहली बात की उन्होंने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया. अब हमारी आपसे आग्रह है कि आप जो है जिला प्रशासन अधिकारी को महमूदपुर और वगैरह लोगों को जो है एक टीम देखकर अलग से सर्वे कराएं और उसमें थोड़ा सा मास्क और डिस्टेंसिंग और उसके बारे में लोगों को बताएं. बहुत अकरम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम. कोरोना को लेकर बात करें, मैं चाहूंगा कि मौजूदा वक्त में जो सूबे में प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो अंग तस्करी कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप जिसको लेकर जांच बैठाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये अपने आप पे बड़ी बात है और बड़ा सवाल भी है कि आखिर इन कोरोना वार्ड में आखिर क्या कुछ चल रहा है. युक्ता पांडे हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो पीड़िता है. उन्हीं ने अपना भाई खो दिया, आदर्श कमल पांडे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. लेकिन सिस्टम की एक तस्वीर युक्ता पांडे ने साफ रखी है कि जब वो चिन्हट थाने पहुंचती हैं तो कहा जाता है कि ये मेरे थाने का मामला नहीं है. उसके बाद वो गुडम्बा थाने पहुंचती हैं, वहां पे रिपोर्ट. और कौशल किशोर जी, बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ है. कौशल किशोर जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि ये परिवार जब आपके पास पहुंचा, आप मदद को सामने आए, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खत लिखा, उसके बाद जांच इस पूरे मामले में बैठी है. मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन इन सब के बीच एक सिस्टम की तस्वीर कौशल किशोर जी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते. युक्ता पांडे जिसके बारे में साफ तौर पे कह रही हैं, जहां वो चिन्हट थाने पहुंचती है, कहा जाता है ये मेरे थाने का मामला नहीं है, गुडम्बा थाना सुनता नहीं है, ठाकुरगंज थाना FIR दर्ज नहीं करता, DM साहब सुनते नहीं है, CMO साहब सुनते नहीं है. आप सोचिए, ये एक परिवार है, ऐसे ना जाने कितने परिवार होंगे. वो क्या करेंगे सर, बोलिए सर. CM साहब तो सुनते हैं, बात भी होती, लेकिन थाने पे लोग गए थे, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था, मगर वो एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बारे में जो प्रिविलेज आया है उसमें है कि इसकी पहले जांच हो, पहले CMO के यहाँ से वहाँ जांच शुरू हो, और जब वो कहे कि हाँ ये गलती इसमें पाई गई है तो FIR दर्ज करने का वो निर्देश दे, तब FIR दर्ज होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बिल्कुल हुई है. लेकिन जो ये घटना, जैसा कि युक्ता पांडे जी का कहना है, जीसी पांडे जी का कहना है और आदर्श कमल पांडे के पिताजी का कहना है, और जिस तरीके से उसका वीडियो जारी हुआ है लड़के का, मृतक का,
उस बात का जांच का विषय निश्चित तरीके से है। अब ये जांच क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है, जांच आपसे आज ऑर्डर हुआ है, अब ये जांच शुरू होगी, 15 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जाएगी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस मामले को, मेरी बात को समझा और उनके परिवार की बात को समझा और उन्होंने जांच के तत्काल आदेश दिए और ये आदेश डीजी को मिली है, डीजी हेल्थ को दी गई है। तो अब इसमें जांच होकर के जब ये मामला निकल के आएगा सामने, इसकी असलियत सामने आएगी, तो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ निश्चित तरीके से कार्रवाई होगी और जब दोषी आ जाएंगे तो एफआईआर भी होगी। और इन संस्थानों पर ये सवाल उठ करके जो खड़ा हुआ है, ये सवाल खड़ा किया युक्ता पांडे जी ने और उनके पिताजी ने अपने भाई आदर्श कमल की मृत्यु को लेकर के, तो निश्चित तरीके से इन लोगों को न्याय मिलेगा और आदर्श कमल पांडे की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन कौशल किशोर जी, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, ऐसा नहीं लगता है कि अब एक्शन लेने की साफ तौर पे ज़रूरत है, खासकर उन वार्डों, प्राइवेट हॉस्पिटल की खासकर बात करें, क्योंकि बहुत कुछ है और ये तस्वीरें हम सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में भी दिखाते रहते हैं कि कोरोना वार्ड के भीतर मैं मानता हूँ बहुत जगह पर जो ईमानदार डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भ्रष्ट हॉस्पिटल हैं, बहुत से ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर हैं जो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना वार्ड में क्या हो रहा है इसको भी देखने की जरूरत है, इस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कई हॉस्पिटल लखनऊ में हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया और जो रिस्पांस दिया तमाम कोरोना के पेशेंटों को उन्होंने ठीक किया और बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं थे ऐसे हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोरोना के मरीजों को देखभाल किया और उनको ठीक करने का काम किया और रिकवरी रेट भी उनका बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस भी मरीजों के साथ बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये जहाँ तक के आदर्श कमल पांडे का मामला है, लेकिन कौशल किशोर जी, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल भी है जहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, ये भी तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो तादाद ज्यादा है जहां पर सिस्टम चरमराया हुआ है, वो भी तस्वीर है सर, उसको लेकर भी तो बोलिए कि उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया वो जांच हो जाएगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर निश्चित तरीके से ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। ठीक। और कौशल किशोर जी, खासकर ये परिवार, जैसा कि युक्ता पांडे से हमारी उनसे बात भी हो रही है, वो भी साफ तौर पे अपनी बात रख रही है। मैं चाहूंगा कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब आपका कदम किस तरह का उठाएंगे? बखूबी काबिल तारीफ आपने कदम उठाया है कि जब सिस्टम के सारे दरवाजे बंद हो गए तब एक आपका दरवाजा था और आप उस पत्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई हुई। मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसी जांचें भी मैंने देखी हैं जो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, इसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त के न्यूज़ के दर्शकों को आश्वस्त कर दीजिए। देखिए, इनको न्याय मिलेगा। मैं इनकी बात को लेकर के मैंने पत्र भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला भी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस पर जांच के आदेश दे देते हैं और वो जांच रिपोर्ट आएगी, वो बख्शते नहीं है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई ही होती है निश्चित तरीके से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में बहुत ही कठोर हैं और निश्चित तरीके से ये मामला खुल करके आएगा सामने। तो जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बख्शेंगे नहीं, इनको निश्चित तरीके से न्याय मिलेगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ इसके लिए, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक कड़ा कदम उठाने का काम किया है। बड़ी बात कौशल किशोर साहब ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात साफ तौर पे रखने के लिए। तो कौशल किशोर साहब ने के न्यूज़ के दर्शकों को आश्वस्त किया है कि हम न्याय दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए न्याय दिला के रहें, क्योंकि ये खबर छोटी मोटी नहीं है। मानव अंग तस्करी की खबर इस वक्त हम बता रहे हैं और ये जो तस्वीर है ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, ये इंटीग्रल हॉस्पिटल की तस्वीर है, ये एरा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है, जिसके बारे में कौशल किशोर जी ने बताया, जिसके बारे में युक्ता पांडे ने साफ तौर पे बताया कि आखिर इन हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है जिसको सामने नहीं लाने दिया जा रहा है और जिसका साफ तौर पे एक तस्वीर युक्ता पांडे ने साफ तौर पे रखी। लेकिन मैं युक्ता पांडे एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। 25 सितंबर की वो तारीख जब आपके पास फ़ोन आता है कि जो आदर्श कमल पांडे जी हैं वो ठीक हैं, उसके बाद एक फ़ोन
उसके बाद आता है क्या नाम है 27 सितंबर के आसपास, जब माफ कीजिएगा 22 सितंबर की तारीख है जब हत्या की आशंका वो जताते हैं। उसके बाद 25 सितंबर को आता है कि वो ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट बाद फोन आता है वो अचानक इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बारे में बताएं, आखिर ये कैसे हुआ? एक बार कॉल आई उसी हॉस्पिटल से कि वो ठीक है, उसके बाद 15 मिनट बाद आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। युक्ता पांडे जी क्या कहेंगी? इसके बारे में ये है कि जब लगातार मैं हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर रही थी, जब मेरे भाई से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ 26 तारीख पे। 26 को 10 मिनट पहले 10:30 पे फ़ोन आता है कि भैया आपके ठीक हैं, और उन्होंने मुझसे प्लाज्मा मांगा था, और लगातार डॉक्टर मुझे डरवा रहे थे कि आपका भाई क्रिटिकल है। तो मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन किया था डॉक्टर से कि मैंने कहा सर क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ जो मेरे भाई का इलाज कर रहे हैं, आप मुझसे बात तो कर रहे हैं लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। युक्ता, मैं आपको रोकना चाहूंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखते, सीधे आपको लेकर चलते हैं। कण कण में सृजन, समन्वय और संवाद झलकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना इसका द्योतक है। देवोत्थानी एकादशी के दिन हमारा स्थापना दिवस विश्वविद्यालय के एक नए अध्याय का संकेत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे